बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कोर्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कोर्स एज ए डायलेक्ट, हम डिस्कोर्स को डायलेक्ट के तौर पर किस तरह कंसिडर करते हैं, या डायलॉग हमारे पास क्या है, या डायलेक्ट का एनालिसिस हम किस तरह से डिस्कोर्स में लेते हैं। क्या हमारी स्पीच जो है वही डायलेक्ट कंसिडर की जाती है, या इसके अलावा भी कोई और बातें जो इसमें ऐड होंगी। चलो देखते हैं क्या कहता है डिस्कोर्स एज ए डायलेक्ट में हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि ये डिस्कोर्स क्या है। यहाँ पर हमारे पास आप कह लें जी कि डिस्कोर्स ये एक सेट ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस है जिसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कह लें कि जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था टर्न टेकिंग का, तो यहाँ पर ये टर्न टेकिंग का ही एक पहलू हमारे पास सामने आता है। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी ऑफ सेंटेंसेस ही पाई जाती है, लेकिन डायलॉग हमारे पास अगेन इस सेंस में कंसिडर किया जाता है कि हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन डायलॉग से पहले हमें देखना है कि डिस्कोर्स यहाँ पर क्या है। डिस्कोर्स जैसे कि हम पहले ही पढ़ते हैं कि पहले भी जान चुके हैं कि डिस्कोर्स बियॉन्ड द सेंटेंस जब हम बात करते हैं तो वह तब हम डिस्कोर्स से बात करते हैं। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया कि अ सेट ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ पर डिस्कोर्स है। जैसे कि जॉन लाइक्स कॉफ़ी मोस्ट ऑफ ऑल, जॉन लाइक्स cappuccino and lates. In contrast, Mary likes espresso. दे आर्ग्यू अबाउट कॉफ़ी अ लॉट। मतलब ये यहाँ पर उसने कनेक्टिविटी बयान की है कि उसकी एक कनेक्शन है, एक लिंक है, एक उनका आपके लिए कॉफ़ी और कैपुचिनो के ऊपर एक उनकी जो कन्वर्सेशंस है या उनकी अपनी पर्सनल जो लाइकनेस और डिसलाइकनेस है उसका एक सेट है, एक कनेक्शन है सेंटेंसेस का। लेकिन आप कह लो कि अगर हम एक स्पीकर से हटकर मल्टीपल स्पीकर की बात करते हैं, तो मिसल टर्न टेकिंग की बात करते हैं, तो फिर इसमें हम डायलॉग की बात कर रहे हैं। आप कह लें कि अनलाइक डिस्कोर्स, डिस्कोर्स एक पर्सन से हो सकता है, एक बंदा लिखी जा रहा है तो लिख सकता है, लॉन्ग नरेटेड हो सकता है, लेकिन डायलॉग में टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट का प्रिवेल करना बहुत ज़रूरी है। और हम समहाउ ये भी कह सकते हैं कि जो टर्न टेकिंग है वो डायलॉग के साथ अटैच है, और डायलॉग जो है वो उसी का पार्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि डायलॉग में भी हमें स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल टर्न्स की ज़रूरत पड़ती है, और टर्न टेकिंग में भी हमें मल्टीपल टर्न्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इट्स माई टर्न है, देन इट्स योर टर्न है, देन इट्स देयर टर्न है, इट्स हर टर्न है। हमें टर्न को चेंज करना पड़ता है। तो डायलॉग्स में भी कम से कम 2 पर्सन्स का होना वहाँ पर ज़रूरी होता है। तो इट्स मीन 2 टर्न्स वहाँ पर साइमल्टेनियसली चल रही होंगी जब हम यहाँ पर टर्न टेकिंग की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं। तो डिस्कोर्स होता है वहाँ पर कनेक्टिविटी ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन जब हम आप करें कि डायलॉग की बात करते हैं तो ये अनलाइक डिस्कोर्स होता है। मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं, जो मल्टीपल हेयरर्स होते हैं, वो एक साथ ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जॉन कैन आई गेट अ कप ऑफ टी। ठीक है, फिर जैन कहता है कि क्रीम क्या है आपके पास। जॉन कहता है है, अवेलेबल है। जैन डू यू वांट टू योर कॉफ़ी बैक, क्या आप कॉफ़ी वापस चाहते हैं। जॉन ओ यस थैंक्स, ये मिल सकती है हमें। इट्स मीन कि यहाँ पर डिफरेंट टर्न्स आ रही हैं। पहले जॉन की टर्न है, फिर जैन की है, फिर जॉन की है, फिर जैन की है, फिर जॉन की है। दीज आर द टर्न्स। तो टर्न्स इट्स मीन दे आर मल्टीपल स्पीकर्स, देयर आर मल्टीपल स्पीकर्स। यहाँ पर मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं जो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और अपनी अपनी बारी पे अपने क्वेश्चन पे, अपनी स्टेटमेंट पे आंसर्स रिप्लाई करते हैं या उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे क्या बेसिकली इसके अंदर। अभी जो रिसेंटली स्लाइड हमने डिस्कस की है उसमें बेसिकली हमने डिस्कोर्स को देखा है और डायलॉग को देखा है। डिस्कोर्स जैसा कि वो कनेक्टिविटी ऑफ सेंटेंसेस है, अनलाइक डिस्कोर्स जो है वो डायलॉग है। वहाँ पर आप कह लें कि मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं, वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं होती सेंटेंसेस की। आप कह लें कि वहाँ पर टर्न्स की कनेक्टिविटी होती है, टर्न्स चल रही होती हैं, एक की टर्न है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डायलॉग है क्या एक्चुअली, फिर ये कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट किस तरह से होती है, फिर डिस्कोर्स की टाइपोलॉजी क्या है, या किस तरह हम रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल बात करते हैं। ठीक है, फिर रेसिप्रोसिटी डायलॉग क्या होता है, या इसका वर्ड ऑर्डर जो है हमारे पास वो किस तरह से प्रिवेल करता है, या हम कह लें कि जो हम इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं उसका स्ट्रक्चर हमारे पास डिस्कोर्स में किस तरह से रोनुमा होता है, किस तरह सरज़द होता है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम डायलॉग को देखते हैं। डायलॉग है क्या जी। डायलॉग कहता है जी एक ऐसा आप कह लें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो डिस्कोर्स के अंदर प्रीवेल कर सकता है। ये रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। कि डायलॉग इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल डिस्कोर्सेज, रिटन एंड स्पोकन अलाइक। इट्स मीन ऑल डिस्कोर्स से मुराद दोनों तरह का डिस्कोर्स जो हम लेते हैं, चाहे वो रिटन की शक्ल में आए हमारे सामने या हम स्पोकन की ज़मरे में कंसिडर कर लें, डायलॉग तो होगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो आप कह लें कि जो डिस्कोर्स है हम अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन डिस्कोर्स कर सकता है, एक लंबा लेक्चर एक पर्सन दे सकता है, लॉन्ग नरेटेड स्पीच कर सकता है,
लेकिन वहाँ पर वन पर्सन के लिए टू पर्सन्स का होना ज़रूरी नहीं है डिस्कोर्स में। लेकिन आप कह लें कि वो एक मोनोलॉग भी हो सकती है, लेकिन डायलॉग के लिए ज़रूरी है कि कम से कम टू पीपल्स यहाँ पर हों, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम टू हैं एटलीस्ट हमारे पास, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जब हम डायलॉग की बात करते हैं। तो यहाँ पर पैराडॉक्सिकली जो दिस इज अ ट्रू इन डिस्कोर्स विच अपीयर्स टू बी क्रिएटेड बाय वन पर्सन अलोन, मोनोलॉग भी हो सकता है, एज इन डिस्कोर्स विच इज़ क्रिएटेड बाय टू और मोर डायलॉग्स। आप कह लें कि जब उसी डिस्कोर्स के अंदर दो से तीन लोग डायलॉग क्रिएट करेंगे तो फिर वहाँ पर वो डायलॉग के ज़मरे में कंसिडर किया जाएगा, इवन दो कि ये सारी चीज़ें डिस्कोर्स ही हैं। ठीक है, डिस्कोर्स से दूर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि डायलॉग को हम किस तरह से लेते हैं और डिस्कोर्स को हम किस तरह से करते हैं। लेकिन हम डिस्कोर्स को एज ए डायलॉग कंसिडर करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्कोर्स है हम किस तरह से उसके ज़मरे को, उस तरह उसकी कंसर्निंग को हम डायलॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है डायलॉग, वो कहता है कि कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट किस तरह से होती है, डायलॉग हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और किस किस लिए करते हैं और किन किन हिस्सों से हम ये आस्पेक्ट निकाल सकते हैं डायलॉग के। कहता है जी कोई हमारे पास कोई ख़ास पहली तो एक बात जो काबिल नोट है हमारे पास कि यहाँ पर कोई जो डायलॉग को कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट में लेते हैं, तो यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि हम इसे कहें कि ये कम्युनिटीज़ ही एक किस्म की होगी जो डायलॉग बनाती है। या हम ये भी नहीं कह सकते कि एक ऐसा एक प्री प्लान स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम चीज़ों का ज्यूम करते हैं या हम राइटिंग करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है इसके, लेकिन हमें इसे देखना किस तरह से होता है। एक्चुअली ये एक टर्न टेकिंग का पार्ट होता है। ठीक है, टर्न टेकिंग का एक हिस्सा होता है, और टर्न टेकिंग में हम जब टर्न टेकिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, और हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन के स्किल्स को वहाँ पर डेवलप कर रहे होते हैं। और जब हम इंटरेक्ट करते हैं, इट्स मीन टर्न करते हैं, तो फर्स्ट स्पीकर की जब टर्न आती है तो उसे हम अच्छी तरह से इंटरेक्शन लेके आते हैं सेकंड स्पीकर में, और जब सेकंड स्पीकर की टर्न आती है तो वो उसे अच्छी तरह से इंटरेक्ट लेके आता है फर्स्ट स्पीकर में। और अगर ज़्यादा स्पीकर्स हैं या ज़्यादा टर्न्स आ रही हैं तो वहाँ पर वो सारे एक दूसरे को अच्छी तरह से कम्युनिकेटिवली अपने मैसेज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर वो अच्छी तरह से मैसेज कन्वे नहीं कर पाते तो फिर मैसेज या डायलॉग कन्वे आप कह लें कि डेवलप नहीं हो सकता। आप कह लें कि जब आप कह लें कि जब एक बच्चा होता है छोटा, तो उस छोटे बच्चे के जो डायलॉग पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो आप स्टार्टिंग के जो डायलॉग्स होते हैं, पहले पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पर कोई एक स्पीच या कन्वर्सेशंस करते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए, और फिर वहाँ पर वो छोटे छोटे डायलॉग्स बनाते हैं उनके लिए, और फिर उन छोटे छोटे डायलॉग्स को वो इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो आप कह लें कि शोर्स होते हैं, या उनकी आप कह लें उनकी जो बैबलिंग्स होती हैं, उनकी जो विस्परिंग्स होती हैं, उनसे हल्का हल्का वो क्या सराई करने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर वो आगे डायलॉग और राइटिंग समरी बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग से हमें एक एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम टर्न टेकिंग के ज़मरे में कंसिडर करते हैं। तो टर्न टेकिंग ही हमारे पास जो होती है, जो हमें डायलॉग में आगे प्रमोट कर। तो डिस्कोर्स जो टाइपोलॉजी है वो हमारे पास दो तरह की होती है। रेस्प्रोसिटी जो हमारे पास है, मतलब टू फंडामेंटल इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, एक रेसिप्रोकल होती है और एक नॉन रेसिप्रोकल होती है। अब रेसिप्रोकल में हमारे पास क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, कहते हैं देयर इज़ एट लीस्ट पोटेंशियल फॉर इंटरेक्शन एंड सेंडर कैन मॉनिटर एंड एडजस्ट टू इट और टू पुट इट अनदर वे वेयर द रिसीवर कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। आप कह लें कि यहाँ पर रेसिप्रोकल ये होता है कि हम एक आइडिया क्या सारा ही कर लेते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, और अपनी इंट्रैक्शन को हम एडजस्ट कर देते हैं उनके अकॉर्डिंगली जिन्हें हम बताना चाह रहे होते हैं, और अपनी बात को उसी ज़मरे में रखते हुए आगे डेवलप कर लेते हैं। आप कह लें कि यहाँ पर ये फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होती है हमारी, या आप कह लें कि हम जो एक लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं या हम एक स्पीच प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब हम अपनी सेइंग्स को आगे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप कह लें कि जो हमारी इंटरेक्शन होती है सेंडर्स की और हेरर की या लिसनर की, वो एक अच्छी डेवलप होती हैं वहाँ पर। अगर वो अच्छी डेवलप नहीं होंगी तो वहाँ पर रेसिप्रोकरी जो रेसिप्रोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, या जो हम आप कह लें कि अपनी जो टॉक जो है, अपनी जो डायलॉग जो है जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हम कन्वे नहीं कर पाते। आप कह लें कि जो रेसिप्रोकल है, यहाँ पर हेयरिंग का और लिसनिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, आप कह लें कि ये ज़रूर वहाँ पर प्रिवेल करता है कि जो सुनने वाले सामीन है अगर वो वहाँ पर नहीं है तो फिर आपका रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं हो सकता। तो नॉन रेसिप्रोकल में या रेसिप्रोकल, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि रेसिप्रोकल के अंदर हमारे पास जो होते हैं कि वहाँ पर इंटरेक्शन होती है सेंडर की, वो अपने उस एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकता है जहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहा है,
और वहाँ पर लिसनर का होना या हेरर का होना, वहाँ पर आपके लिए ऑडियंस का होना ज़रूरी होता है। लेकिन नॉन रेसिप्रोकल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर लोग मौजूद हों। वहाँ पर आप कह लें कि ये बुक रीडिंग की सेंस हो सकती है, कोई आर्टिकल की हो सकती है। यहाँ पर आप कह लें कि जो प्रेजेंटर है वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। रेसिप्रोकल में जो प्रेजेंटर है, जो सेंडर है, वो भी अवेलेबल है, लेकिन नॉन रेसिप्रोकल में जो सेंडर है वो अवेलेबल नहीं है। वो आपको एक टेक्स्ट के शक्ल में आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है और हम उसे वहाँ पर अपनी अटेंशन को या अपनी रिसीविंग को लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं नॉन रेसिप्रोकल सेंडर एंड रिसीवर में हैव नो अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, जबकि आप कह लें कि जो रेसिप्रोकल होता है वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंटरेक्ट करते हैं। नॉन रेसिप्रोकल में वापस में इंटरेक्ट नहीं करते। इट्स मीन वहाँ पर जो नॉन रेसिप्रोकल एस्पेक्ट होता है डायलॉग का या डिस्कोर्स का, वहाँ पर सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो एक साथ नहीं अवेलेबल होते। जो राइटर होता है उसने लिख दिया है, या तो वो मर गया है या उसके सामने वो प्रेजेंट नहीं है, वो उसके पास वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि जब आप कहते हैं कि हम नॉन रेसिप्रोकल की बात करते हैं, तो नॉन रेसिप्रोकल में हम ये पहली बात तो ये है कि कन्फर्म में राइटर अवेलेबल नहीं है, चाहे वो अवेलेबल नहीं है या वो इंतकाल कर चुका है, दोनों जमरों में। लेकिन हमें उसकी बात समझ आती है, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं, लेकिन हम उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल को रेसिप्रोकल के लेवल पे अटैच नहीं कर सकते। सॉरी। हम अमूमन करते क्या हैं जब हम टाइपोलॉजी या डिस्कोर्स टाइपोलॉजी के अंदर रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली हम अटेंशन को मरकूज़ करते हैं। हम अटेंशन को मरकूज़ करते हैं और ये अटेंशन जो हमारी होती है ये अजम्पशन के निर्भर होती है। हम चीज़ों को अज्यूम करते हैं और उस अज्यूम करने के आस्पेक्ट से हम मीनिंग को डिराइव करते हैं। और जब हमारे सामने कोई चीज़ लिखी हुई हो या हम किसी की बात को सुन रहे हों, हम दोनों तरह से जब अंडरस्टैंडिंग या अटेंशन को मरकूज़ नहीं कर पाते, तो हम उस बात को अच्छी तरह से अज्यूम भी नहीं कर पाते। और जब अज्यूमिंग नहीं होगी वहाँ पर, तो फिर मीनिंग का गेट करना या वहाँ पर रिसीव करना ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर जी देखते हैं रेसिप्रोकल में और नॉन रेसिप्रोकल में फर्दर डिवीजन क्या देता है यहाँ पर, कि देर कि केसेस जो हैं डिफरेंट होते हैं हमारे पास। आप कह लेंगे जी कि जो डिस्कोर्स होता है, नॉन रेसिप्रोकल जो डिस्कोर्स होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है जैसा कि रेसिप्रोकल डिस्कोर्स होता है। रेसिप्रोकल मतलब वो आप कह लेंगे स्पोकन डिस्कोर्स कन्फर्म है, वहाँ पर स्पोकन डिस्कोर्स की बात की जा रही है। और जब नॉन रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बुक आप कह लेंगे रिटन डिस्कोर्स की बात की जा रही है। कि although there is a general tendency of speech to be more reciprocal and written to be less, this is by no means necessarily true. लेकिन a monarch speech at a state opening of parliament, though spoken, is far from the reciprocal end of the scale. But a scribbled memo from one teacher to another, though written, may trigger off a series of replies and counter replies, and this is uh, thus highly reciprocal. आप कह लें जी कि ज़रूरी नहीं है कि रेसिप्रोसिटी का जो जो अजम्पशन है वो सिर्फ स्पोकन टेक्स्ट के अंदर ही आती है, वो रिटन में भी आ सकती है। वो जो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास रिटन टेक्स्ट के अंदर भी, रिटन डिस्कोर्स के अंदर भी प्रीवेल करता है। कि नो डाउट कि हम जब बात करते हैं तो वो हम रेसिप्रोकल की कज़मरे में कंसिडर कर रहे होते हैं खुद को। जब हम अटेंशन की बात करते हैं या खुद की टेंडेंसी की बात करते हैं, आप कह लें कि लिसनर की या हेयर की, या आप कह लें कि ऑडियंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम रेसिप्रोकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि जब हम स्पीच कर रहे होते हैं वहाँ पर रेसिप्रोकल एस्पेक्ट ज़्यादा प्रिवेल हो रहे होते हैं हमारे पास, और रिटन में कम हो रहे होते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिटन चीज़ें होती हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। Actually, I want to express the things that we can assess the meaning from written text as well as we assess the meaning from the spoken discourse. जो स्पोकन डिस्कोर्स है वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग देता है, लेकिन वो वहाँ पर आसानी से हम चीज़ों को च्यू आउट कर लेते हैं। वहाँ पर फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, साइंस होते हैं, हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जिससे बात समझने में आसानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रिटन डिस्कोर्स को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। रिटन डिस्कोर्स जो हमारे पास होता है उसे हम अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं उसका, इसके साथ साथ हम उसका काउंटरवर्सीज रिप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल ये भी हमारे पास होता है। अब हमारे पास ये है कि रेसिप्रोसिटी, डायलॉग एंड वर्ड ऑर्डर हमारे पास क्या चीज़ें डिफरेंस करता है। कहते हैं जी
talking about the reciprocity, connecting it to the mechanism of the monologue, are often constructed with the receiver in mind. रेसिप्रोसिटी ये वो कॉन्सेप्ट है जो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट प्रीवेल करता है आपको, और ये हमारे माइंड के अंदर ये वो चीज़ें अज्यूम करता है जिससे हम मीनिंग को डिराइव करते हैं। आप कह लें कि ये एक किस्म का आपके साथ मोनोलॉग होता है जो हम अपने ही माइंड के साथ करते हैं। रेसिप्रोसिटी का जो जनरल कंसेप्शन है हमारे पास, या जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वो यही है कि हम अपने मोनोलॉग में उस मैसेज को किस तरह से ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जी, अ काइंड ऑफ फॉर्मल कनेक्शन इन मोनोलॉग डिस्कोर्स इज वेरी लिमिटेड रिलेटेड टू डायलॉग विद एन इमेजिन्ड रिसीवर। आप कह लें जी कि डायलॉग जो है यहाँ पर, आप कह लें यहाँ पर हम मोनोलॉग में नहीं रहते, लेकिन आप कह लें कि लेकिन जो हम रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं यहाँ पर हम मोनोलॉग की सिचुएशन में आ जाते हैं। डायलॉग हम कर सकते हैं, लेकिन जब वो डायलॉग हम करते हैं वो मोनोलॉग के ज़मरे में आता है, तो फिर वो मोनोलॉग जो हमारे पास है वो रेसिप्रोसिटी में, कनेक्टिविटी में ज़ाहिर हो जाता है हमारे पास। एक पर्सन जो खुद से मोनोलॉग करता है, बेसिकली वहाँ पर वो रेसिप्रोसिटी के कॉन्सेप्ट को वहाँ पर प्रीवेल करता है। लेकिन अगर वही जो मोनोलॉग है वो मोनोलॉग की बजाय वो टू पर्सन्स में आ जाए, वही डायलॉग, तो वो डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इमेजिनेशन जो होती है, ये मोनोलॉग के अंदर हम इमेजिनेटिव डायलॉग करते हैं, लेकिन हम खुद को ही दो बंदे कंसिडर कर रहे होते हैं, खुद को ही क्वेश्चन करते हैं, खुद के ही हम उसका रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक ही बात को हम प्रीवेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन डायलॉग जो हमारे पास आता है, यहाँ पर आप कह लें कि हम उसे जस्टिफाई करने के लिए अगले पर्सन की अटेंशन को लेते हैं, उसकी आप कह लें कि इमेजेस को लेते हैं, उसके रिप्लाई को कंसर्न करते हैं। We might even be justified as regarding the end of each sentences as the point at which the sender assess the effect on a potential receiver. Imagine to reply or adjust the next sentence accordingly. हम आप कह लें कि पहले बात सुनते हैं, जब सुन लेते हैं तो फिर हम अपने माइंड में एक क्यास आराई करते हैं। उस क्यास आराई को हम ये डिसाइड करते हैं कि मैंने इस बंदे को या इस बंदी को क्या रिप्लाई देना है, और जो हमारा रिप्लाई देने वाला प्रोसेस होता है वो एक इमेजिनेटिव प्रोसेस होता है जो हमारे माइंड के अंदर पहले से रेसिप्रोसिटी के कॉन्सेप्ट में चल रहा होता है। अब बात रही वर्ड ऑर्डर की। वर्ड ऑर्डर क्या होता है? हम वर्ड ऑर्डर ये नहीं कह सकते कि वर्ड ऑर्डर हमारे पास एक ही तरीका है, इसमें वर्ड को प्रेजेंट करने का बस हमारे पास एक ही तरीका है। हम वर्ड को प्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट में वेज होते हैं अपनी बात को कन्वे करने के। जैसे कि उसने डिफरेंट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर वर्ड ऑर्डर के बयान किए हैं। जॉन एट फिश एंड चिप्स, इट वाज जॉन हु एट फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स जॉन एट, फिर फिश इज व्हाट जॉन एट एंड चिप्स, फिर जॉन ही ईट्स फिश एंड चिप्स। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द सेम इंफॉर्मेशन, सम ऑफ देम सीम्स ऑड बट एक्चुअली डिस्कोर्स प्रोवाइड्स अ सरप्राइजिंग नंबर। दिखने में या पढ़ने में बड़े अजीब तो लगते हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ उस स्ट्रेंजनेस से या उस उडनेस से नहीं है। हमारा पर्पज़ ये है कि हम मैसेज कन्वे कर पाएँ या हम अपने डिस्कोर्स को प्रेजेंट कर पाएँ। तो वर्ड ऑर्डर डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है उसको हम देखते हैं कि होता है। कहते हैं जी कि इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन डायलॉग, दो तरह से हम मैसेज को डिलीवर करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, एक हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक गिवन स्ट्रक्चर होता है और एक न्यू स्ट्रक्चर होता है। क्या आप कह लें जी वी कैन डिवाइड इन्फॉर्मेशन इनटू टू टाइप्स, गिवन एंड न्यू। गिवन इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसके बारे में सेंडर सोचता है कि रिसीवर को ये पहले ही पता है। मतलब आप कह लें कि टीचर ये समझता है कि बच्चों को पता है, तो ये उसकी गिवन इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों के पास ऑलरेडी है। अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में सेंडर को पता है कि ये उनके पास ऑलरेडी नहीं है, ये जो मेरे मेंबर्स हैं या मेरी क्लास है उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो फिर वो उस टॉपिक को प्रोसीड करता है और उसके अंदर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुट करता है। तो जब अच्छी इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों की इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनती है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन होती है और एक न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। गिवन इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो रिसीवर के पास ऑलरेडी होती है, जो सेंडर ये समझता है, मैसेज कन्वे करने वाला ये समझता है कि ये बच्चे या ये लोग जो हैं ये पहले ही ये बात जानते हैं। और न्यू इन्फॉर्मेशन वो होती है जो उन्हें पता है कि हमारे पास वो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्रीवियसली मेंशन्ड इन द टेक्स्ट जो होगा ये गिवन इन्फॉर्मेशन है।
फिर इनफरेबल फ्रॉम द टेक्स्ट और द कंटेंट, जो वो इंटरप्रेट की जाएगी वो पहले से आप कह लें जो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन होगी या शेयर नॉलेज जो होगा राइटर का या रीडर का, वो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में कंसिडर की जाती हैं। और जो यही गिवन इन्फॉर्मेशन जब फर्स्ट टाइम दी जाती है तो वही ये न्यू इन्फॉर्मेशन के तौर पर प्रेजेंट की। यहाँ पर एग्जाम्पल देता है जी कि देयर वॉज अ मैन कॉल्ड अर्नेस्ट हेमिंगवे। अ मैन कॉल्ड अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये आप कह लें कि ये नहीं पता था। देयर वॉज, आप कहें कि देयर वॉज, ये सबको पता है कि ये देयर वॉज होता है, देयर का मतलब क्या होता है, वॉज का मतलब क्या होता है, लेकिन इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन पुट की है ना, ये नहीं पता था कि मैं क्या कहने जा रहा था। मैंने कहा जी देयर वॉज, अब लोगों के जहन में ये था कि वहाँ था, लेकिन क्या था, क्या वहाँ पर एक आदमी था, वहाँ पर एक जानवर था, वहाँ पर एक इंसिडेंट था, वहाँ पर एक हादसा था। अब उसके बारे में एक अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। लेकिन जिसकी बात मैंने करने से पहले जो मैंने तमहीद वहाँ पर रखी है या जिसको बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट रिवील करना चाहा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसमें कि अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज बोर्न इन 1898 एट ऑक पार्क। अब देखें, पहले स्टेटमेंट में मैंने कहा कि देयर वाज अ मैन कॉल्ड अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो अब मैंने पहले ये जुमला बोला, यहाँ पर देयर वाज इसका मतलब सबको पता था और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों के जहन में थी, लेकिन अ मैन कॉल्ड अर्नेस्ट हेमिंगवे इसका नहीं पता था कि मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब जब दोबारा मैं इसका नाम लूँगा, जैसे कि मैंने कहा अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज बोर्न, ठीक है, इट्स मीन जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है ये मैंने पहले जुमले में लिख दिया है, तो जब दूसरे जुमले में इसे लिखता हूँ तो ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। लेकिन इसके बाद जो मैं इसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा वो इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। लिहाजा जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो गिवन में चली जाती है, और जिसके बारे में हम क्या सारा ही करते हैं या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पता नहीं क्या आंसर होगा आगे से, वो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में कंसिडर की जाएगी। कहते हैं जी द चॉइस वी मेक अबाउट द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन डिस्कोर्स रिवील आर ओन assumptions about the word and about the people we are trying to communicate with। ये बात मैंने पहले स्टार्टिंग में 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि हम जब बात करना चाह रहे होते हैं तो हम उसके बारे में अज्यूम करते हैं अपने माइंड में, एक परसेप्शन बनाते हैं, एक अजम्पशन बनाते हैं कि अच्छा ये आंसर इस तरह का हो सकता है, ये आंसर इस तरह का हो सकता है। मैंने कोई क्वेश्चन किया है तो मैं एक आगे अज्यूम कर सकता हूँ इसका रिप्लाई क्या हो सकता है, तो ये अजम्पशन बनाते हैं। द ट्रूथ ऑफ दोज assumptions gives unity to our discourse and success to our communication। अगर वो अजम्पशन हमारी सच्चाई निकल जाए, सच्ची साबित हो जाए कि मैंने कहा नहीं था ऐसा होगा, मैंने कहा नहीं था सर ये बात करेंगे, मैंने कहा नहीं था ये बात होगी, अगर वो जो हमारी अजम्पशंस होती हैं अगर वो रियलिटी में ढल जाती हैं तो फिर वो सक्सेसफुल एक डिस्कोर्स बन जाता है या कम्युनिकेशन बन जाती है। और आप कह लें कि उनकी जो फालतूड होती है वो आपको एक आप कह लें कि एक परेशानी में डाल देती है। अगर आपने क्या सराई कर दी और क्या सराई आपने लोगों से शेयर भी कर दी है, लेकिन वो क्या सराई गलत साबित हो गई तो वो डिस्कोर्स रॉन्ग साबित हो जाएगा और वहाँ पर कोई कोलैप्स नज़र आ सकते हैं आपको। तो ये था हमारे पास आज डिस्कोर्स एज ए डायलॉग तरह से हम लेते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।